नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। साथियों, अभी वर्तमान में इस महीने में पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, हमारे देश में एक आंदोलन आरक्षण को हटाने के लिए शुरू हुआ है। साथियों, इस आरक्षण को हटाने के लिए जो आंदोलन किया है वो सवर्ण समाज के कुछ गंदी मानसिकता के या पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। आरक्षण हटना चाहिए या आरक्षण में सुधार होना चाहिए, लेकिन क्या उसके पहले जाति व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए? क्या जातियां खत्म नहीं होनी चाहिए? इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या आरक्षण का आधार आर्थिक है या फिर सामाजिक है? इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा। साथियों, अभी कुछ समय पूर्व इस देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी हमारे देश की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि दलित समाज से आते हैं, उनके साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक जातीय भेद भाव की घटना घटित होती है। वो जनसभा को संबोधित करने गए थे वहां पर, और उस जनसभा के संबोधित करने के बाद उस जनसभा के जो मंच था, उस मंच को गंगा जल और गाय का मूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण किया गया, मंच उच्चारण करके। तो ये इस तरह के जातीय भेदभाव, इसके अलावा जो है अभी उत्तर प्रदेश की एक विधायक हैं जिनके पति जो है पूर्व में मंत्री रहे हैं, पासी समाज से आती हैं। उन्होंने एक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए शासन से दिलवाया, लेकिन जब उस मंदिर का पूजन हुआ तो माननीय विधायक को उस मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया, पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई, और ये सिर्फ उनकी जाति के कारण। तो ये जातीय जो भेदभाव है, क्या आर्थिक रूप से मजबूत हो जाने या किसी बड़े पद पर पहुंच जाने से बंद हो जाता है? यह घटनाएं इस बात को नकारती हैं। साथ ही साथ आज भी जब भारत के 21वीं सदी में भारत में इतने बड़े पदों पर बैठे सांसद, विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री और कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ जब जातीय भेद की घटनाएं घटित होती हैं, तो आप जरा सोचिएगा कि जो सामान्य आदमी है, जो सामान्य दलित है, जो गांव में रहता है, जो शहर में रहता है, जो शिक्षण संस्थाओं में पढ़ता है, जो शिक्षण संस्थाओं में कार्य करता है, जो विभिन्न रोजगार के संसाधनों की तलाश में जाता है, विभिन्न रोजगार करता है, उसके साथ क्या क्या भेदभाव नहीं होता होगा। खैर, आरक्षण का आधार सामाजिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई भीख नहीं है। इस बात को हम इसकी जड़ में जाएंगे रिजर्वेशन की, तो हम समझ सकते हैं इसको कि रिजर्वेशन कितने संघर्षों के और किन किन चीजों के बाद, किन किन चीजों का त्याग करने के बाद हम लोगों को मिला है। सदैव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की दिशा और दशा
दोनों पर अंग्रेजी सरकार के समक्ष, अंग्रेजों के समक्ष जो है बात रखी। और इस बात पर जब चर्चा हुई तो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी करते हुए जो है कई तरीके का रिजर्वेशन लागू किया, जिसमें नॉन ब्राह्मणिकल रिजर्वेशन 44%, ब्राह्मण समाज के लिए रिजर्वेशन 16%, मुस्लिम समाज के लिए रिजर्वेशन 16% और एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन 16% और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन 8%। सेकेंड इंडिया एक्ट आते आते 1935 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के समक्ष बहुत कुछ बातें रख चुके थे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समाज की अगुवाई की और उस अगुवाई को करते हुए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचिका दलित समाज के लिए हासिल की। जब दलित समाज को पृथक निर्वाचिका मिल गई तो 1932 में गांधी जी को यह बात रास नहीं आई और वो पुणे की यशोदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि इस देश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको अलग से वोट डालने का अधिकार मिले, उनको अपने नुमाइंदे चुनने का अधिकार मिले। तो मारकाट देश में ना हो, खून खराबा ना हो, इस डर से ये जो तस्वीर है पीछे, ये जो हमारे भगवान है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का ही होगा। इस डर और भय के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मजबूरी में पूना पैक्ट किया और उस पूना पैक्ट के बदले हमें कुछ संवैधानिक अधिकार मिले, जिनमें से एक आरक्षण है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गवर्नमेंट सर्विसेज व एजुकेशन में एससी के लिए रिजर्वेशन मांगा और वो मिल गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव आया और जो है हम लोगों को संवैधानिक राइट्स मिल गए। 1935 में हम लोगों को रिजर्वेशन मिल गया। उसके बाद साथियों, इस देश में अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को 1935 आजादी के पहले आरक्षण मिल गया था संवैधानिक रूप से, अंग्रेजी हुकूमत में ही। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, इन कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिलता है। अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान भारत में है। लेकिन अब तक आरक्षण किन लोगों ने अघोषित रूप से ले रखा है? सही मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण कितना मिल पाया या नहीं मिल पाया, इसकी आज हम चर्चा करेंगे और इसके तथ्यों के साथ बात करेंगे। साथियों, हमारे देश में जजों की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और आर्टिकल 224 के अंतर्गत की जाती है। और केंद्रीय कानून मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो 2022 में संसदीय समिति को सौंपी गई थी। ये 2022 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 19 दिसंबर 2022 तक भारत के उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का एक आंकड़ा सामने आया। इन 4 वर्षों में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं देश के, उनमें न्याय करने का जो हक है वो सिर्फ ऊंची जातियों को दिया गया है। देश की सबसे बड़ी आबादी आजादी के
80 वर्षों के बाद आज भी न्यायपालिका में उचित हिस्सेदारी प्राप्त नहीं कर पाई है। मतलब उसको न्याय करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है। देश की अनुसूचित जाति, देश की अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को आज भी देश के न्यायपालिका में न्याय करने का हक नहीं मिल पाया। उनके साथ न्याय करने का हक सवर्ण जातियों को ही रहा है। इसकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले जो है तथ्य सामने आए हैं। 25 हाईकोर्ट में 537 जजों की नियुक्तियां की गई। 25 हाईकोर्ट में 537 जजों की नियुक्तियां की गई, जिनमें से 537 जजों में से 424 जज यानी 79 to 80% जज सामान्य वर्ग के नियुक्त कर दिए गए। ये अघोषित आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया गया 80%। जिस ओबीसी को इस देश में 27% आरक्षण है, उस ओबीसी को मात्र 537 में 57 सीटें ही मिली। जिस अनुसूचित जाति को इस देश में 15% आरक्षण है, और उस अनुसूचित जाति को मात्र 2.6% यानी 14 सीट ही प्राप्त हुई। जिस अनुसूचित जनजाति को 7.5% रिजर्वेशन है, उस अनुसूचित जाति को मात्र 1% सीट है। मतलब केवल 7 सीटें ही दी गई। अब सोचिए साथियों आप कि रिजर्वेशन होने के बाद न्यायपालिका में और विभिन्न सेक्टरों में ये स्थिति है। अगर आरक्षण नहीं होता तो ये जो 1% अनुसूचित जनजाति को और 2% अनुसूचित जाति को मिला है, ये भी नहीं मिला होता। आप सोचिए कि किस हद तक आरक्षण को फॉलो किया गया, किस हद तक इन जातियों को आरक्षण दिया गया। एक और रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट का अंश है। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में 2017 से 2022 के बीच में 32 जजों की नियुक्तियां की गई। इन 32 जजों की नियुक्तियों में इस देश की 85% से ज्यादा आबादी SC, ST, OBC को मात्र 3 सीटें दी गई। जिस OBC की इस देश में 62% आबादी है और जिस OBC को कुछ पता नहीं है, जिस OBC के लोग अज्ञानतावश आरक्षण विरोधियों की हाँ में हाँ मिला देते हैं, बगैर किसी जानकारी के उनका समर्थन करते हैं, उस OBC की 60% इस जनसंख्या और 27% रिजर्वेशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की 32 जजों की नियुक्ति में मात्र 2 सीट दी गई और अनुसूचित जाति को 1 सीट दी गई, जिसका 15% रिजर्वेशन है और लगभग 25% आबादी है, और अनुसूचित जनजाति को 0 दिया गया। बाकी 29 सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों को अघोषित आरक्षण दिया गया। और यह खेल ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम प्रणाली से ही खेला जा रहा है, इस खेल में सरकार भी शामिल है। कैसे शामिल है? सरकार और कानून मंत्रालय हमेशा कहता आया है देश की आजादी के बाद से कि हम बेबस हैं, क्योंकि नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जबकि न्यायपालिका कहती है कि जजों के नाम पर मोहर सरकार ही लगाती है। सरकार और न्यायपालिका में बैठे लोग मिलकर देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को न्यायपालिका से दूर किए हुए हैं, न्याय देने का अधिकार नहीं दिए हुए हैं। इसी तरह से साथियों एक और रिपोर्ट है 9/8/2022 की, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर यह रिपोर्ट है। DW.com की रिपोर्ट है, चारू कार्तिकेय इस रिपोर्ट को लिखे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जो 2022 के आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जिस ओबीसी की आबादी 60 से 70% के बीच में है, उस ओबीसी को शून्य वाइस चांसलर और 27% रिजर्वेशन होने के बाद और अनुसूचित जाति को एक, अनुसूचित जनजाति को एक, 2 वाइस चांसलर, 21% रिजर्वेशन वालों को या 22% रिजर्वेशन वालों को 2 सीटें दी गई वाइस चांसलर की। बाकी 43 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की पोस्ट पर एक विशेष वर्ग, सामान्य वर्ग के एक विशेष जाति के लोगों का अघोषित आरक्षण है। और ये ऐसा पद है जो विश्वविद्यालयों की पॉलिसी मेकिंग करता है। विश्वविद्यालयों की सारी बागडोर, सारी पावर इस पद के हाथ में रहती है। अगर किसी को न्याय देना है विश्वविद्यालय में, किसी शिक्षक, किसी विद्यार्थी, किसी कर्मचारी के साथ न्याय करना है, तो वो भी इसी पद पर बैठे व्यक्ति को करना है। तो आप सोचिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनके बच्चों को न्याय मिल पाता होगा? नहीं मिल पाता है साथियों, पिछले 2 वर्षों में। उसके बाद कुलपति के पद के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता है, जो शासन से भेजा जाता है विश्वविद्यालयों में, केंद्र सरकार भेजती है या राज्य सरकारें भेजती हैं, तो वो रजिस्ट्रार या कुल सचिव का पद होता है। और 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 3 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव इस रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी, 2 एससी और 5 एसटी, बाकी 5, 3, 8, 2, 10, बाकी 35 कुल सचिव के पदों पर जो शासन से भेजे जाते हैं, उन पर अघोषित आरक्षण एक विशेष वर्ग का है, सामान्य वर्ग का। इस आरक्षण को खत्म करने की कभी कोई चर्चा नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है। अब अगर हम प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, तो लगभग 86% प्रोफेसर्स के पदों पर सामान्य वर्ग का अघोषित आरक्षण है। 1005 पद जनरेट थे, 864 पदों पर सामान्य वर्ग के प्रोफेसर नियुक्त हैं। यह अघोषित 86% आरक्षण। एसोसिएट प्रोफेसर में लगभग 84% अघोषित आरक्षण। 2275 पद जो है 2700 पदों में सामान्य वर्ग के लोग कब्जा किए हुए हैं एसोसिएट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर में 60.5% पद पर भी अघोषित आरक्षण है। साथियों, जिस अनुसूचित जाति का 15% रिजर्वेशन है, उसको प्रोफेसर्स के पद में 6% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय। जिस अनुसूचित जनजाति का 7.5% रिजर्वेशन है, उसको 1% से ज्यादा आरक्षण प्रोफेसर्स के पदों पर नहीं मिला हुआ है। जिस ओबीसी का 27%, जिस ओबीसी के लोग नासमझ हैं, जिस ओबीसी के लोग आरक्षण विरोधियों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उस 60% आबादी वाले 27% आरक्षण प्राप्त ओबीसी को मत 4% प्रोफेसर्स की सीट प्राप्त हुई है। अब चूंकि ये तो शिक्षा के कुछ संस्थानों की बात है, बाकी मैं एक मांगा हूं आरटीआई, और जैसे ही मेरे पास आई थी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वर्तमान में क्या स्थिति है। मैं तो एबीसी सभी क्लास की नौकरियों का भी मांगने वाला हूं कि आरक्षण रियल में कितना पूरा हुआ। साथियों, ये तो बात हो गई। अब जो धन शक्ति के मतलब जो पावर सेंटर है, शक्ति के केंद्र हैं,
जहां से देश की पॉलिसी चलती है, जहां से पूरा देश गवर्न होता है, वहां पर किन लोगों ने अघोषित आरक्षण ले रखा है, इस पर भी चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी। सदियों धन की शक्ति या पैसे की ताकत जो है वो उद्योग जगत में है, और तो सदियों ये धन और पैसे की ताकत है वो उद्योग जगत में है, और ये उद्योग जगत जो है, इसमें 2% लोग भी इस देश की बहुसंख्यक आबादी के नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलाकर के 2% लोग भी इस देश में बड़े उद्योगों में नहीं है, बड़े छोटे उद्योगों को मिलाकर नहीं है। 98% जो देश की इंडस्ट्री है उस पर कब्जा सामान्य वर्ग के लोगों का अघोषित आरक्षण ये होता है, इसकी कोई चर्चा नहीं करता। नौकरशाही की बात करें तो देश के सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के सभी मंत्रालयों में जो प्रमुख सचिव, सचिव और डिप्टी सचिव है, उन सभी पदों पर लगभग 90% से ज्यादा पदों पर सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, और ये वो पद हैं जहां से देश की नीति नियति बनती है, पॉलिसीज बनती हैं। तो ये 90% जो अघोषित आरक्षण है, ये इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। फ्यूडल पावर जमीन जायदाद की शक्ति, पूरे देश में 5% भी SC ST OBC को मिलाकर ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके पास 100, 150, 200 बीघा से ज्यादा जमीन हो। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, 5% लोग ही, और मैं तो कह रहा हूं और भी कम लोग होंगे जिनके पास जमीन है जो है 100, 150, 200 बीघा हो। बाकी 95% लोग सामान्य वर्ग के हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें, जायदादें हैं। अगर हम सांस्कृतिक और रिलीजियस पावर की बात करें, धार्मिक पावर की बात करें, तो इस देश के 100% जो छोटे बड़े मंदिर हैं, 100%, 0.001% में अगर कोई एक आध SC ST OBC मिल जाए तो बड़ी बात होगी, नहीं तो 100% मंदिरों के जो मुख्य पुजारी हैं, जो पुजारी हैं, वो सामान्य वर्ग की एक विशेष जाति के लोग हैं, और ये अघोषित आरक्षण पिछले हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसकी चर्चा नहीं होती है। ये आरक्षण, इससे करोड़ों रुपए का जो चंदा मंदिरों से निकलता है, उसमें घोटालेबाजी, उससे लाभ लेने वाले लोग 100% सामान्य वर्ग के लोग हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। साथियों, पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं तो देश के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टरों में, 31 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टरों में 19 सामान्य वर्ग से आते हैं, 11 में SC ST OBC है। आप सोचिए, ये अघोषित आरक्षण, इसकी कभी कोई चर्चा नहीं होती। मीडिया, सूचना संचार के साधनों पर लगभग 98% कब्जा सामान्य वर्ग के लोगों का है। जितने भी बड़े मीडिया हाउस हैं, उन सब के मालिक सामान्य वर्ग के लोग हैं। जितने भी बड़े चीफ एडिटर हैं, वो उनमें अधिकांशता सामान्य वर्ग के लोग हैं। पूरी जो मीडिया है वो इनके हितों के लिए काम करती है। जो बहुसंख्यक आबादी है, उनके हितों के जो खबरें हैं उनको ब्लैकआउट करती है, उनको ब्लैकमेल करती है। ये स्थिति इस देश में बनी हुई है। जुडिशियल पावर का तो मैं बता ही चुका हूं। तो जो सत्ता के केंद्र हैं, जहां से सेंटर ऑफ पावर है, जो जहां से लोगों के भविष्य को बदला जा सकता है, उन सभी पर अघोषित आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों का है। अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो हमें भी मिलनी चाहिए। अगर आपके घर पर छत है तो हमारे घर पे भी होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे भी पढ़ने चाहिए।
बात की चर्चा करते हैं, लेकिन आपने शिक्षा व्यवस्था को भी दोहरी राजनीति का शिकार बना दिया। जो दलित, जो शोषित, जो वंचित, जो पीड़ित है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, उसका बच्चा दलिया खिचड़ी खाएगा सरकारी प्राइमरी स्कूल में। उन स्कूलों की स्थिति आपको सुधारना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करना है, क्योंकि अगर वो बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो अपने हक की बात करने लगेंगे। साथियों, एक बात और आती है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व हमारे समाज की गौरव, हमारे समाज की नायिका, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, इस देश की एक बड़ी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जिनके कारण मैं पढ़ पाया, जिनकी विजन और सोच से इस देश के मेरे जैसे लाखों बच्चे, जिनके पास धन का अभाव था, जिनके परिवार में गरीबी थी, वो पढ़ लिख पाए, क्योंकि वो इस देश में मानवतावादी सोच के तहत काम करने वाले महापुरुषों की आइडियोलॉजी को बढ़ाते हुए उन्होंने जो इस देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में 0 फीस पॉलिसी लागू की, उससे हम जैसे लोग पढ़ लिख पाए, वरना हमारी हैसियत नहीं थी। तो ऐसी नेता ने कहा कि भाई निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। इसका तर्क है, वे संस्थाएं, वे पब्लिक के सेक्टर जिनको पब्लिक के खून पसीने की कमाई से सींचा गया, हमारे पूर्वजों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई टैक्स के पैसे से सींचा गया, उन संस्थाओं को एकाएक भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के नाम पर पूर्व की कांग्रेस की सरकार और वर्तमान सरकार, पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की, इस सरकार ने निजीकरण को की आंधी को ला करके जो है थोप दिया। चाहे तो साथियों LIC हो, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे सेल हो, चाहे गेल हो, चाहे अन्य गवर्नमेंट सेक्टर के PSUs हो, उन सभी में भारत की सरकार ने इस देश के बैंकों से इस देश के गरीब मजदूर किसान की गाढ़ी कमाई का पैसा निकाल करके लगाया, उनको सींचा, और जब वो बड़े संस्थान बन गए तो एकाएक आकर के उनको निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया। और निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया तो कहा कि भाई निजीकरण, निजी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब हमारा टैक्स का पैसा, हमारा खून पसीने का पैसा उनमें लगाया गया तो वो निजी कैसे हो गए। दूसरी बात, जिन निजी कंपनियों को आपने सौंपा है, उन निजी कंपनियों को बढ़ाने के लिए, उन उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए, जिन बैंकों से आप पैसा निकाल के देते हो और माफ करते हो और कम पैसे में सब्सिडी देते हो, ब्याज में छूट देते हो, उन सभी उद्योगपतियों को जो पैसा आप देते हो, वो पैसा इस देश की आम जनता का, इस देश की बहुसंख्यक आबादी का है। तो ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके ये कह देना कि भाई निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं हो सकता, ये झूठ है। आरक्षण जो भी ऐसे संस्थान हैं जहां हमारे देश के सरकारी बैंकों से पैसा लगाया गया, हमारी गाड़ी, हमारे पूर्वजों की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, उन सभी जगहों पर होना चाहिए। दूसरा, आप आरक्षण को इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने की कोशिश लगातार करते रहे और उसी के एवज में आप आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल लाए हैं। तो ये इस देश की बहुसंख्यक आबादी, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है साथियों, कि आपकी जो इस देश में हिस्सेदारी है
उसका 5% भी आपको नहीं मिला है। आपकी जो आबादी है 60% आबादी, उसके हिसाब से तो छोड़िए, आपको जो 1990 में आरक्षण मिला 27%, उस हिसाब से भी आपको कुछ नहीं मिला हुआ है। तो क्यों नहीं मिला हुआ है? इसके पीछे एक ही कारण है कि राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान? टिट पिट बोले करे ना काम। छोटी जात की क्या पहचान? करे काम और सहे अपमान। हम सबको जागरूक होकर के, एकजुट होकर के, अपने हक अधिकारों के प्रति सजग होकर के अपने अधिकारों को बचाने के लिए संसद से सड़क तक मुखर होकर बोलना पड़ेगा। तभी जाकर हमारे और आपके बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। अन्यथा आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें गालियां देंगी, कहेंगी कि हमारे जो माँ बाप थे उनके पहले की पीढ़ी तो बहुत अच्छी थी, उसने संघर्ष किया और उनके संघर्ष के कारण हमें अधिकार मिले थे। लेकिन हमारे उनके बाद की जो पीढ़ी थी वो नकारा थी, वो उन अधिकारों को बचाने में नाकामयाब रही। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात और कहूँगा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी मजदूर किसान का, अंबानी या गरीब का बेटा, सबकी एक समान शिक्षा होनी चाहिए। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जय भीम, जय भारत, नमोदय।